हाय विजयपारी, वेलकम टू द चैनल शुभम पाठक। मैं हूं आपकी टीचर शुभम मैम और आज जो मैं चैप्टर लेके आई हूं वो है क्लास 10 इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर विच इज मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर बहुत ही छोटू सा है, इजीली इसमें से हम 3 मार्क्स 5 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास में पूरा लेक्चर में कंप्लीट करने वाली हूँ, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आज का लेक्चर पसंद आए तो जाके मेरे चैनल पे एसएसटी के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि बाकी चैप्टर्स के लेक्चर्स भी जरूर देखिएगा और वो भी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube तब आपको नोटिफाई करेगा जब भी मेरी ताजा कोई क्लास आ रही होगी। आपको बासी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये जो पीपीटी बना के नोट्स बना के मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उन्हें भी ले लेना। एक हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी है, सोशली शुभम नाम का, नाम बता देती हूँ, वैसे तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पर आप चाहो तो टेलीग्राम पे खुद से भी ढूंढ सकते हो। तो ये है हमारा चैनल का नाम और इसको आप ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पे बहुत सारी क्विजेज होती रहती हैं पढ़ाई से रिलेटेड और बहुत सारे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इट। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अच्छा, आसपास पैसा तो देखने को मिलता होगा, घर पे रिश्तेदार आते होंगे, आप पैर छूते होगे फिर मिलती होगा पैसा। जो यूपी बिहार के बच्चे उन्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं गोड़ लगाई, गोड़ लगाई मतलब अगर आप पैर छुएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। बट एनीवे, सारे रिश्तेदार कुछ ना कुछ पैसे तो आपको देके जाते होंगे। अदरवाइज भी आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे देखते होंगे जहाँ पे पैसा इस्तेमाल होता है। मम्मी या पापा बाजार जाते हैं तो पैसे से कुछ खरीद के लाते हैं, घर में प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ता है। यानी कि गुड्स और सर्विसेज, चाहे आप कोई सामान खरीदो चाहे आप कोई सर्विस लो, जैसे डॉक्टर की सर्विस, प्लम्बर की सर्विस, कारपेंटर की सर्विस, सब चीजों के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सामान बेच रहे हैं और जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पैसा मिलता है और पैसा किसी को नहीं काटता। कभी आपने सोचा है कि ये पैसा बीच में आया क्यों? कभी आपने सोचा है कि ये पैसा ही क्यों, कोई और चीज क्यों नहीं? इसका सिंपल सा आंसर ये है बच्चा कि पैसा देता है आपको फ्रीडम। किस चीज की फ्रीडम? यानी कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो सोच समझ के यूज कर सकता है कि उसे क्या चीज खरीदनी है और कौन सी सर्विस लेनी है। भैया मसाज लेना है कि कारपेंटर घर में बुलाना है कि फ्रांस जाना है, कोई भी सर्विस हो, कोई भी गुड्स हो, जिसके हाथ में पैसा है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सर्विस दे रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा वेजिटेबल बेचने वाला इंसान क्यों ना हो रेडी पे, या फिर कोई बड़े शोरूम वाला कार वाला इंसान क्यों ना हो, जो लोग सर्विस या फिर गुड्स बेच रहे हैं उनको भी अच्छा लगता है कि भैया पैसे मिल जाते हैं, वो भी आगे जाके उस पैसे से जो भी खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। तो बेसिकली पैसा आपको फ्रीडम प्रोवाइड कर देता है कुछ भी खरीदने और कोई भी सर्विस लेने के लिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। दुनिया में जब पैसा नहीं था तो इस टाइप का सिस्टम नहीं चलता था। The use of money spans a very large part of our everyday life। आज तो हर जगह आपको पैसा देखने को मिलता है, लेकिन हमेशा से पैसा दुनिया में नहीं चलता था, बल्कि पहले चलता था बच्चा बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है ना, He wants to sell shoes in the market and buy wheat। अब उसे क्या खरीदना है? आटा खरीदना है। सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसे आटा खरीदना है, वो जूता बेचता है। तो अभी नॉर्मल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में क्या होगा कि वो जूता बेचेगा, उसे कस्टमर पैसे देंगे और उस पैसे से जाके वो आटा खरीदना आटा खरीदे, चावल खरीदना चावल खरीदे, जो खरीदना खरीदे, राइट। लेकिन पहले दुनिया में ऐसा नहीं होता था। पहले जब बार्टर सिस्टम चलता था तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। जो सामान, ध्यान से सुनना, जो सामान सलीम को बेचना होता था वो सामान किसी को खरीदना होना चाहिए। एट द सेम टाइम उसी इंसान से जो सामान सलीम को चाहिए उस इंसान के पास बेचने के लिए होना चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मान लो यहां पे देखो आटा बेचने वाला एक इंसान है और यहाँ पे एक इंसान है जिसे शूज चाहिए। अब दोनों के साथ सलीम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो आटा बेचने वाला इंसान है, आई विल गिव यू शूज फॉर योर वीट, ये रहा सलीम। सलीम कह रहा है कि तुम मुझे आटा दे दो, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? शूज दे दूंगा। लेकिन ये आटा देने वाला इंसान बोल रहा है कि यार मुझे जूते चाहिए ही नहीं, मुझे तो कपड़े चाहिए। बल्कि ऑन दी अदर हैंड ये वाला इंसान कह रहा है कि हाँ हाँ मुझे नए जूते चाहिए, लेकिन पर मेरे पास बेचने के लिए वीट नहीं है, बल्कि मैं तो मिट्टी के घड़े बेचता हूँ। तो आप देख रहे हो कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। इसीलिए पैसा दुनिया में आया, क्योंकि पहले इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चला करता था जिसे बोला जाता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता था? अ सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप जो भी बेच रहे हो या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वर एक्सचेंज्ड, मतलब उनके बदले में, उन सामान को बेचने और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बीच में
के बदले में आपको मिलता था डायरेक्टली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसको बोला जाता था बार्टर सिस्टम। क्या बोला जाता था? बार्टर सिस्टम। अभी तो क्या होता है कि सलीम जूता बेचेगा, सलीम को पैसे मिलेंगे, अब सलीम उससे कुछ भी खरीद सकता है। सिमिलरली ये इंसान जो आटा बेचता है वो आटा बेचेगा, उसे पैसे मिलेंगे, वो कुछ भी कर सकता है। सिमिलरली ये इंसान मिट्टी के घड़े बेचता है, उसे पैसा मिलेगा, वो कुछ भी कर सकता है। पहले जब पैसा बीच में नहीं था तो गुड्स और सर्विसेज के लिए एक्सचेंज की जाती थी, और इस सिचुएशन में आ जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल का मतलब दो, कोइंसिडेंस का मतलब एक साथ ऐसा मामला बैठना चाहिए कि जो आपको चाहिए वो किसी के पास प्रोवाइड करने के लिए एक्स्ट्रा हो, और जो आपको बेचना है वो सेम ही इंसान को चाहिए होना चाहिए। कंफ्यूज मत रहो, ये एग्जांपल याद रखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आज दुनिया में तुम्हें पैसा देखने को मिलता है, पहले नहीं देखने को मिलता था। पहले होता था बार्टर सिस्टम, जिसकी ये रही डेफिनेशन। और बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, क्योंकि उस सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी था। जब तक वो नहीं होता था तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज या गुड्स नहीं हो पाता था, एंड इट यूज्ड टू मेक एवरीडे लाइफ वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना। सबकी जिंदगी बहुत ही खराब चल रही होती थी। तो बार्टर सिस्टम के बड़े प्रॉब्लम्स थे। जब इतने सारे प्रॉब्लम्स थे और धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ती रही, ग्लोबलाइज होती रही, धीरे धीरे ट्रेडिंग होती रही, तो दुनिया ने सोचा कि यार पैसा बनाना बहुत जरूरी हो गया है। तब आया दुनिया में मनी का कॉन्सेप्ट। तो मनी क्या बन गया बच्चा? मनी बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। Money, by providing the crucial intermediate step, eliminates the need for double coincidence of want. अब किसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी खरीदनी है, पैसा देना पड़ेगा। आपको गाड़ी बेचनी है, आपको पैसा मिलेगा। बच्चों की स्कूल की फीस, पैसा देना पड़ेगा। डॉक्टर की फीस, पैसा देना पड़ेगा। सब्जियां खरीदनी है, पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप की तरह आ गया। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाले स्टेप की तरह आ गया। कुछ भी बेचना है या कुछ भी खरीदना है, आपको चाहिए पैसा, राइट। तो पैसा बन गया माध्यम, किस चीज का? एक्सचेंज का। सामान को बेचने और खरीदने के एक्सचेंज का बन गया बीच का माध्यम। आया ना समझ? अब पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बना, इसके तीन कारण अच्छे से रट्टा मार लो। पहले तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होते थे, वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट कर देते थे सिस्टम को, हमें पैसे को लाना पड़ा बीच में। दूसरा, पैसा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, तो लाइफ, एवरीडे लाइफ बहुत सिंपल रहती है। तीसरा, पैसा जो है ऑथराइज्ड होता है गवर्नमेंट द्वारा, जो अभी तुम्हें आगे पता चलेगा। पर आज जैसा पैसा दिखता है ना आपको, जो करारी करारी नोटें दिखती हैं जो रिश्तेदार देके के जाते हैं, या फिर जो आपको सिक्के दिखते हैं सुंदर सुंदर, वैसे पुराने जमाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत पहले तो कैटल और ग्रेन को पैसे की तरह यूज किया जाता था। कैटल और ग्रेन को, भैया कुछ भी बेचना है आपके पास या तो कैटल होनी चाहिए या ग्रेन होना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़े बाद जब थोड़ा सा हम और सिविलाइज हुए ह्यूमन बींग्स, तो हमने सिक्के का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नोट अभी भी नहीं आए थे, ठीक है, सिक्के आए थे। अब सिक्के आए थे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के। फिर धीरे धीरे राजा महाराजाओं को समझ आया कि यार ये सिक्के तो बड़े प्रेशियस हैं, गोल्ड और सिल्वर के सिक्के तो बड़े प्रेशियस होते हैं। फिर राजा महाराजा ही चले गए, इंडिया बन गया डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया बन गया ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो फिर आई मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में, मनी का मतलब पैसा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेंसी। करेंसी किसे बोलते हैं बच्चा? या तो सिक्के या तो नोट। तो करेंसी दो टाइप की है, पेपर नोट जैसे 100 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट, ऑल ऑफ दैट, एंड कॉइन्स। कॉइन्स का मतलब सिक्के, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, राइट। साथ में मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी पूछा जाए तो आपको आंसर में ये लिखना है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी पूछा जाए तो आप करेंसी और ये भी लिख सकते, ठीक है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में डिपॉजिट्स और चेक्स भी आते हैं, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो करेंसी से ही रिलेटेड होते हैं। तो समझ आया ना, थोड़ा सा हमें मनी की जर्नी समझ आई कि मनी कैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम से लोग बड़े दुखी हो गए थे। चलिए, Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metal. पहले वाला जो पैसा है वो बहुत ही प्रेशियस मेटल का बना होता था। हमें समझ आया कि उस मेटल को बनाने की जरूरत नहीं है। आज का जो पैसा है स्टील, एल्यूमिनियम, इस टाइप की चीजों का बना हुआ होता है। सो दे आर वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर एवरीडे यूज। नाउ व्हाई वी एक्सेप्ट द मनी? आपको पता है ना, 2016 में, 2016 में हमारे देश में क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन का मतलब करेंसी नोट्स को, कुछ करेंसी नोट्स को सरकार ने ओवरनाइट बोला कि कल से ये करेंसी नोट मिट्टी के बराबर है,
मतलब इन करेंसी नोट को अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक्सचेंज करा लो बैंक में जाके, नहीं कराओगे तो फिर आपकी इस नोट से आपको कोई सामान नहीं मिलेगा। एक रात के अंदर अंदर करेंसी नोट्स पेपर के भाव बिकने लग गए। पेपर के भाव मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं रहा। अगर बैंक में आप अपना करेंसी नोट जो 500 रुपए की नोट के साथ हुआ था शायद, तो वो नोट अगर आप एक्सचेंज नहीं करवा पाए तो वो 500 रुपए अब चलेंगे नहीं, वो मिट्टी बराबर है, वो अखबार बराबर है, राइट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि कल से ये करेंसी नोट्स ऑथराइज नहीं है। तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज तभी बनता है बच्चा जब आपकी कंट्री की सरकार बोलती है कि हाँ ये पैसा जो है वैलिड है, ये पैसा जो है ऑथराइज्ड है। आप अपने मन से किसी भी पेपर पे लिख दो 5,000 रुपए, तो वो कोई पैसा थोड़ी बन जाएगा, राइट। जो पर्टिकुलर नोट सरकार ने बोली होगी ऑथराइज करके, वही आपके देश की बनेगी करेंसी। दूसरा पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इंडिया का सबसे एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब सबसे ऊंचा बैंक है, इससे ऊंचा कोई बैंक नहीं, ठीक है, बैंकों का बैंक इस टाइम का। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है करेंसी नोट्स को छापने के लिए। बाकी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, नहीं छाप सकती करेंसी नोट। छापेगी तो क्या है, इलीगल है। देन एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी और को करेंसी इशू करने का नहीं है, लीगली नहीं है। अगर आप करेंसी इशू कर रहे हो मतलब आप पैसा छाप रहे हो, तो वो इलीगल एक्टिविटी है, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है। Law legalizes the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। कल को सरकार बोल दे भैया हमारे देश में पैसा ही नहीं चलेगा, हम फिर से जो है बार्टर सिस्टम पे जाना चाहते हैं, तो उस करेंसी का कोई मूल नहीं रह जाएगा। करेंसी का मूल, करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज तभी तक है जब तक उस देश की गवर्नमेंट, जब तक उस देश का लॉ मान रहा है कि इसे आप ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए, सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आ गया। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। अगर आप पैसे में पेमेंट कर रहे हो, चेक से भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि यार मैं तेरा घर खरीद रहा हूँ लेकिन तू बदले में ना मुझे अपना घर दे दे, मुझे पैसे मत दे, राइट। इस टाइप की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैसा देना चाहते हो, घर के बदले घर नहीं देना चाहते, घर के बदले पैसा देना चाहते हो, तो कोई इंसान वो पेमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता कि नहीं भाई हमें तो घर के बदले घर ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो 4 पॉइंट्स हमने देखे, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला, हमारी सरकार बोलती है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है तो हमें मानना पड़ेगा। दूसरा, सिर्फ आरबीआई इसे ऑथराइज करती है, यानी कि आरबीआई इसे पब्लिश करती है और कोई नहीं करता। तीसरा, कोई और करेगा तो वो लीगल नहीं होगा। चौथा, सारे ट्रांजैक्शन पैसे में होते हैं, हमारा लॉ ये मानता है। और पांचवा, एक और पॉइंट है कि आप पैसे में अगर पेमेंट कर रहे हो तो इंडिया का कोई भी सिटीजन उसे मना नहीं कर सकता। और दिस इज सेम फॉर एवरी अदर नेशन एंड देयर करेंसी, ठीक है। चलो, तो पैसा क्या होता है भैया, समझ आ गया। अब पैसे का एक रूप होता है बच्चा डिमांड डिपॉजिट। देखो, जब हम अडल्ट लोगों को सैलरी मिलती है, बड़े लोगों को जब सैलरी मिलती है, तो मान लो सैलरी है 30,000 रुपीज। अब 30,000 रुपीज आपको पूरे महीने खर्च करने हैं। पहले ही दिन आपको 30,000 रुपीज कैश थोड़ी मिल जाता है, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। कहीं मान लो आपको कैश भी मिल रहा है, तो सारे पैसे आपको एक दिन तो खर्च नहीं करने, आपको पूरा महीना चलाना है इससे। तो आप क्या करते हो, अपने पैसों को बैंक में जमा करा देते हो। काला धन वाले लोग नहीं कराते। काला धन मतलब जिन्हें वो पैसा गवर्नमेंट को शो नहीं करना होता ना, वो लोग नहीं कराते। लेकिन जिन्हें गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स भरने होते हैं भैया, जिन्हें लीगल तरीके से चीजें करनी होती है, वो क्या करते हैं, उसे बैंक में जमा करा देते हैं। अब इस बैंक में जमा कराई हुई चीज को, जमा कराने को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट। बैंक में इस जमा कराए हुए पैसे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्यों बोल रहे हैं? डिपॉजिट का मतलब सेविंग्स, आपका पैसा जो बैंक के साथ सेव्ड है। और डिमांड का मतलब आपकी इच्छा, योर विल। आपकी इच्छा पे जब चाहोगे आप उस पैसे को यूज कर सकते हो। भैया आपका पैसा आपके अकाउंट में जमा हुआ है, आप चाहो तो एक साथ पूरा का पूरा 30,000 निकाल लो, आप चाहो तो एक साथ एक बार में सिर्फ 3 रुपए निकालो, राइट। सो आपकी डिमांड पे आपका डिपॉजिट आपके हाथ में आ सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट लोग क्यों करते हैं? व्हाई डू पीपल नीड डिमांड डिपॉजिट? दे नीड इट बिकॉज एक तो पैसा आपका रहता है सेफ। क्या रहता है? सेफ रहता है। दूसरा पैसे पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पैसा, मान लो आपने 100 रुपए जमा कराया, उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, राइट। तो 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 1 ईयर बाद आपको मिलेगा 105 रुपए।
तो भैया एक तो आपका पैसा सेफ भी है, दूसरा आपको उस पैसे पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, राइट? तो आपका पैसा तो बढ़ ही रहा है ना बैंक में, सेफ भी है और ग्रो भी कर रहा है। सो ये दो होते हैं पर्क्स। तीसरा, आपका पैसा जो है इस तरीके से भी सेफ रहता है कि आप सारा पैसा एक साथ खर्च नहीं करते हो, या आपका पैसा चोरी नहीं होता है, या आपका पैसा कहीं गिर नहीं जाता है, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो देयर। और आपके पास ऑप्शन तो है ही, जब चाहो आप उस पैसे को निकाल सकते हो। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, आप अपने बैंक में रखे हुए पैसे को डेबिट कार्ड से, एटीएम मशीन से निकाल सकते हो, आप अपने बैंक के पैसे को यूपीआई के थ्रू यूज कर सकते हो। भैया आपके बैंक से ही तो पैसे डिडक्ट होकर यूपीआई में जाते हैं, राइट? सो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू with this kind of money, इसीलिए इसे बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट। नाउ डिमांड डिपॉजिट को निकालने का बहुत तरीका मैंने आपको बता दिया। आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू निकाल लो, डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल लो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू निकाल लो, आप चाहो तो किसी का अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दो, वो सब है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट को निकालने का एक बढ़िया तरीका जो बैंक जाके निकालना पड़ता है वो होता है चेक। अब ध्यान से सुनना, चेक लोग अपने नाम का भी बनाते हैं। आप चाहो तो बैंक में जाके, मान लो जो बहुत बुढ़े लोग होते हैं ना, जिन्हें एटीएम मशीन ऑपरेट करना नहीं आती, या एटीएम मशीन पे जो चीजें लिखी होती है पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके भी बैंक अकाउंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं, वहां पे ना एक पीली पर्ची टाइप की पर्ची होती है, जैसे डिमांड डिपॉजिट की पर्ची बोलते हैं, वहां पे वो अमाउंट लिखते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होके उन्हें उनके पैसे जितने चाहिए होते हैं अकाउंट में से मिल जाते हैं। अब ये पुराना तरीका है, नए तरीके अब आ गए हैं डिमांड डिपॉजिट को निकालने के, बट अभी भी कई लोग इंडिया में वो पुराने तरीके से काम करते हैं। अब मान लो आपके अकाउंट में जो पैसा है, या तो वो आपको चाहिए, या फिर आप उसी पैसे में से कोई पेमेंट करना चाहते हो। मान लो आपने घर का रेनोवेशन कराया था, दिवाली थी, आपने पूरे घर की पेंटिंग कराई, खर्चा आया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए आप कैश निकाल के लाओ, आपको कितना डर लगेगा, भैया मैं जो गड्डी लेके जा रहा हूँ कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, राइट? साथ में 1 लाख रुपए किसी को आप दोगे तो बहुत सारी ऐसी गड्डियां होंगी, तो बहुत अजीब लगेगा देने में, बहुत अजीब लगेगा, उसे भी अनसेफ फील होगा, आपको भी अनसेफ फील होगा। तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे कि आपके अकाउंट में से, मान लो आपके अकाउंट में ₹X है, उसमें से 1 लाख रुपए माइनस हो जाए, और वो 1 लाख रुपए जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने आपके घर में पेंटिंग की है, उसके अकाउंट में भैया ट्रांसफर हो जाए, राइट? तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे यार तू चेक ले ले, यार तू एक काम कर, तू चेक ले ले। आप क्या करोगे, अपनी चेकबुक में से, जो बैंक के अकाउंट के साथ, हर अकाउंट के साथ एक चेकबुक मिलती है, आप उस चेकबुक में, वो आप ही के लिए होती है, आप ही के अकाउंट के लिए होती है प्रॉपर चेकबुक, आप उसमें लिख दोगे ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, या उसकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम, जिसको पैसे देने हैं आपको, ठीक है, उसका लिख दोगे नाम, उसका लिख दोगे वर्ड्स में कितने पैसे आपको देने हैं। मान लो 1 लाख रुपए देने हैं तो 1 लाख रुपीज ओनली, यहाँ पे लिख दोगे डिजिट्स में, यहाँ पे डिजिट्स में लिख दोगे, लास्ट में फिर 0 0 भी डालते हो, कहीं भैया वो 1 लाख को बाद में जाके और 2 0 बढ़ा ले, आपके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए चले जाए, तो यू डोंट वांट दैट। तो आप 1 लाख लिखने के बाद 0 0, या फिर कई अकाउंट में इस टाइप का सिस्टम होता है, तो आप वो कर देते हो कि आगे कोई नंबर ना भर पाए, ठीक है? यहाँ पे भी आप जब रुपीज में लिखते हो तो आगे ओनली जरूर लिख देते हो, है ना? फिर आप यहाँ पे साइन करते हो अपने, और साइन करने के बाद आप ये चेक उन्हें दे देते हो, डेट डाल के आप ये चेक दे देते हो कि भैया ये जो डेट डाली है ना, इसके बाद से अब तुम्हारे पास 3 महीने, यूजुअली जो चेक होते हैं 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं, अब तुम्हारे पास 3 महीने इस चेक को जाके अपने अकाउंट में, अपने बैंक में दे देना, और वो जो है इस चेक की वैलिडिटी देखेंगे कि हाँ भैया ये चेक सही है, और फिर मेरे अकाउंट में से जितना पैसा मैं बोल रहा हूँ वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। तो चेक ने क्या काम किया बच्चा, चेक ने आपके डिपॉजिट में से, आपके डिमांड डिपॉजिट में से पर्टिकुलर अमाउंट, जो अमाउंट आपने इशू किया था, जो अमाउंट आपने बैंक को बोला था कि इतना ही अमाउंट काटना, वो अमाउंट किसी और के अकाउंट में डाल दिया। सो व्हाट इज अ चेक? अ चेक इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो कि आपके बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी अमाउंट आप चाहते हो वो आपके अकाउंट में से निकाल के, और जिसके अकाउंट में आप डालना चाहते हो उसके अकाउंट में डालने के लिए, यही इंस्ट्रक्शन होती है चेक के अंदर। अगर चेक पे 1 लाख रुपए लिखा है तो 1 ही लाख रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट होंगे, 99,000 भी नहीं होंगे और 1,01,000 भी नहीं होंगे, ठीक है? चलो, आया समझ? आ रहा है कि नहीं? आगे जाने से पहले बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम बताओ मुझे 1 मार्क्स में, बार्टर सिस्टम की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? कमेंट्स में बता दो ताकि मुझे समझ आए कि तुम्हें समझ आ रहा है।
चलो, सबने आंसर लिख लिया होगा अपना, सबको आंसर पता भी होना चाहिए, नहीं पता चला तो मैं कमेंट्स में ही बताऊंगी, अभी तो नहीं बताऊंगी। चलो, लोन एक्टिविटीज बाय द बैंक्स। अब बैंक कैसे फंक्शन करता है, अब इस पे ना बड़े सारे सवाल बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बैंक की फंक्शनिंग बताओ कैसे होती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बैंक की लोन एक्टिविटीज कैसे होती है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिपॉजिटर और बोरोवर्स के बीच में एक मीडियम का कैसे काम करता है बैंक। बैंक के ऊपर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर मोस्टली यहीं से बनता है, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर अलग है, लेकिन अगर बैंक की किसी भी एक्टिविटी पे क्वेश्चन आए, आंसर यहीं से बनता है। आंसर में आपको लिखना है कि बैंक फंक्शन कैसे करता है बच्चा। तो देखो, इकोनॉमी कैसे चलती है, बैंक, बैंक क्या है, व्हाट इज द बैंक। प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं, तो बैंक क्या है, बैंक एक बिजनेस है। क्या है, बैंक एक बिजनेस है। बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, प्रॉफिट, प्रॉफिट। अब बैंक कैसे प्रॉफिट कमाएगा, खुद सोचो कि बैंक कैसे प्रॉफिट कमाएगा। आपका जो दिया हुआ पैसा उसमें से चोरी तो नहीं कर सकता बैंक, चोरी चकारी तो नहीं कर सकता, लेकिन बैंक को पैसे कमाने तो हैं। तो बैंक क्या करता है बच्चा, ध्यान से सुनना। बैंक्स के पास जो लोग अपना पैसा जमा कराते हैं, जिन लोगों को आप डिपॉजिटर बोलते हो या सेवर बोलते हो, उनका जो पैसा होता है वो अपने पास होल्ड करके रखता है। उस पैसे का सिर्फ 15%, सिर्फ 15% पैसा जो होता है, जो भी बैंक के पास पैसा है, जो आपका जमा कराया हुआ पैसा है सारे सेवर्स का, उसमें से सिर्फ 15% वो लिक्विड कैश की तरह अपने पास रखता है फॉर द सेवर्स टू विड्रॉ। कभी भैया आप बैंक में जा रहे हो अपना पैसा विड्रॉ कराने, कोई और बैंक में जा रहा है, तो ये कैलकुलेशन की जाती है, ये कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट तरीके से की जाती है। तो इस पे आप क्वेश्चन मत करना मैम व्हाट इफ 15% से ऊपर लग जाए, किसी दिन दिवाली है, दशहरा, सब लोग अपने पैसे मांगने चले जाए, राइट। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से की जाती है, और अगर कभी ऐसा होता है तो मैं बताती हूँ क्या होगा। बट एनीवे, बैंक के पास जो पैसा होता है अपने डिपॉजिटर का, उसमें से 15% जो है बैंक अपने पास रखता है लिक्विड कैश की तरह। जो लोग पैसा मांगने आते हैं अपने अकाउंट में से, वो पैसा इसी में से दिया जाता है। 85% हमारा पैसा, 85% हमारा पैसा बैंक देता है लोन की एक्टिविटीज के लिए, जो बैंक के पास लोन लेने आते हैं, राइट। अब वो जरूरी नहीं है कि बैंक में वो डिपॉजिटर है कि नहीं है, जरूरी नहीं है। तभी आपने देखा होगा कि बैंक बार बार कॉल करके आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को क्या बोलता रहता है, मैम आपके नाम का ना 5 लाख प्री अप्रूव्ड लोन है, ले लो प्लीज। क्यों। अब देखो, गेम क्या है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जब आप बैंक से लोन लेते हैं बोरोअर, तो जो इंटरेस्ट रेट लगता है, मान लो आपने बैंक से 100 रुपए का उधार लिया, 100 रुपए पे यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वैसे तो हर लोन के लिए अलग होता है, हाउस लोन के लिए अलग, स्टूडेंट लोन के लिए अलग, यू नो नॉर्मल लोन के लिए अलग, बहुत अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग बैंक का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पर समझने के लिए मैं बता रही हूँ, मान लो आपने 100 रुपए लिए किसी बैंक से, इस पे लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजुअली 15 से 20% तो लग ही जाएगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। लेकिन अगर आपने 100 रुपए जमा करा है ना बैंक में, तो आपको बहुत ही मिनिमम सा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 3%, 5%, इस टाइप का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक क्या कर रहा है, आपके जमा कराए हुए पैसे पे आपको कम पैसा वापस कर रहा है, मतलब 3 से 5% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। 100 रुपए जमा कराए तो 5% के हिसाब से आपको 1 साल बाद 105 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 120 रुपए वापस करने पड़ेंगे। यहाँ 105, यहाँ 120। तो यही जो डिफरेंस है, द डिफरेंस, ध्यान से सुनिए, द डिफरेंस in the rate of interest on the loans given to the borrower, मतलब पैसे मांगने वाले लोग, and the rate of interest ध्यान से पढ़िए,
द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन्स वो दे रहा है बैंक उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, माइनस जो वो आपकी सेविंग्स पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, इसके बीच में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है बच्चा। हमेशा लोन पे दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और यही बैंक के फंक्शन करने का या बैंक की कमाई का साधन है। अब बाई चांस, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा, बाई चांस किसी दिन ऐसा हो कि बैंक के पास वो जो 15% उसने लिक्विड कैश रखा था वो कम पड़ जाए, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, हो सकता है कि सब लोगों को ही अपने बैंक अकाउंट में से पैसे निकालने पड़े, कोरोना, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में बैंक क्या करता है पता है? बैंक अपने दोस्त बैंक को फोन लगाता है। जैसे मान लो आईसीआईसी का दोस्त बैंक है एसबीआई, ठीक है, मान लो, आपस में बैंकों की भी पड़ती है, तो वो अपने दोस्त बैंक को फोन लगाता है, इसको बोलते हैं कॉल मनी, और बोलता है यार आज ना बड़े सारे लोग आ गए मेरे पास पैसे मांगने अपने, तो एक काम कर, तू मुझे थोड़ा सा उधार दे दे, मैं तेरे को कल परसों में चुकाता हूँ। तो बैंक आपस में वो देख लेते हैं अगर उन्हें कभी पैसा चाहिए होता है, बट ऐसी सिचुएशन बहुत कम आती है। वो जो 15% का रूल है वो बहुत सोच समझ के रखा गया है। सो दिस इज हाउ अ बैंक फंक्शन, एंड दिस इज व्हाई द बैंक्स कीप पुशिंग टू टेक यू लोन, कि भैया लोन ले लो, लोन ले लो, क्योंकि उनकी कमाई होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोन। लोन को बच्चा इकोनॉमिक्स में एक बड़े प्यारे नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोला जाता है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट पैसा तो होता ही है, लेकिन क्रेडिट एक तरीके का अग्रीमेंट होता है जिसमें एक इंसान होता है जो दे रहा होता है आपको पैसे, या फिर कोई सर्विस भी दे सकता है, बट इस चैप्टर के लिए पैसा ही समझो। एक इंसान होता है जो आपको पैसा या सर्विस दे रहा होता है, और एक इंसान होता है जिसे पैसा और सर्विस चाहिए होती है। तो उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, भैया मैं तुझे पैसा या सर्विस दे रहा हूं और तू मेरा पैसा और सर्विस ले रहा है, तू एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे ये पैसा क्या करेगा? वापस करेगा। तो व्हाट इज क्रेडिट? क्रेडिट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर इन टर्म्स ऑफ मनी, गुड्स और सर्विस। कभी कभी होता है ना, हम पड़ोसियों से गाड़ी भी मांग उधार के लेके जाते हैं, यार अपनी गाड़ी दे दो, हमारी गाड़ी खराब रखी है। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, कितने दिन में वापस करोगे? 5 दिन में वापस कर देंगे जी, ठीक है। वो भी तो एक अग्रीमेंट है, बट यहाँ पे हम सिर्फ पैसे वाले एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसे वाले लोन की बात कर रहे हैं। अब क्रेडिट से हमेशा लोगों का भला हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्रेडिट से कभी कभी पॉजिटिव सिचुएशन भी बनती है बच्चा, और कभी कभी क्रेडिट से नेगेटिव सिचुएशन भी बनती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या है, मतलब आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सलीम नाम का एक शू मैन्युफैक्चरर, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, वो ऑलरेडी जूता बनाता है, उसका जूता बनाने का काम है। अब उसे क्या आया? बहुत बड़ा ऑर्डर आया। बहुत बड़े ऑर्डर के लिए उसे बहुत सारा लेदर और अपने जो भी टूल्स वगैरह है वो खरीदने थे। तो उसने क्या किया? बैंक से लिया लोन, और उस लोन से रॉ मटेरियल खरीदा, और रॉ मटेरियल खरीद के खूब सारे जूते बनाए, और फिर अपने ऑर्डर को कंप्लीट कर दिया। अब ऑर्डर कंप्लीट करते ही इसके पास खूब सारा पैसा आया। इतना पैसा आया कि पहले तो उसने अपना लोन चुका दिया, और लोन चुकाने के बाद भी इसके पास क्या बच गया? प्रॉफिट बच गया। तो ये वाली क्या सिचुएशन हुई? ये वाली सिचुएशन हुई पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट इन सलीम्स लाइफ, है ना, पॉजिटिव रोल हुआ। ऑन दी अदर हैंड, विडंबना ये है, आयरनी ये है कि हमारे इंडिया में गांव में जब लोग लोन लेते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा देखा गया है। कैसे? मान लो स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर, हमारे देश के यूजुअल फार्मर क्या है? गरीब है। स्वप्ना एक छोटी सी गरीब फार्मर है, उसका बहुत छोटा सा लैंड है, मान लो 2 हेक्टेयर का लैंड है, बहुत छोटा लैंड होता है 2 हेक्टेयर का। अब ना वो छोटी फार्मर है, तो छोटे फार्मर का इसी लैंड से तो गुजारा हो रहा है, तो उसके पास बहुत सारी सेविंग्स भी नहीं है, छोटा लैंड है, ज्यादा क्रॉप्स होती नहीं है, तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसे है नहीं। अब एक आधा साल से मान लो इसकी फसल खराब भी चल रही है, या मान लो नहीं भी चल रही है। अब इसे इस साल फसल उगाने के लिए क्या करना है? बीज खरीदने हैं, है ना, पीवीसी पाइप खरीदनी है, पानी देने के लिए जनरेटर लगाना है, जो भी करना है। स्वप्ना को एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, तो स्वप्ना क्या करेगी? उधार लेगी। लेकिन मान लो कि जिस साल स्वप्ना ने उधार लिया उस साल उसकी खेती खराब हो गई, उस साल उसकी फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए, बारिश आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, राइट। अब स्वप्ना के पास कोई सेविंग्स नहीं है जिसमें से वो अपना लोन उतार पाए। सपना की क्रॉप्स जिसपे वो डिपेंडेंट थी वो हो गई है, फसल हो गई खराब। अब स्वप्ना बेचारी किस में फंस जाएगी? क्रेडिट के भंवर में। सो लोन से किसी का भला होगा या किसी से नुकसान होगा वो उनके केस केस पे डिपेंड करता है। स्वप्ना के केस में स्वप्ना फंस जाएगी डेट ट्रैप के भंवर में। डेट ट्रैप क्या बोलते हैं बच्चा? डेट ट्रैप का क्या मतलब होता है? जब आप a situation when the borrower has to borrow or take another loan to pay back the earlier loan
इज नोन एज डेट ट्रैप। तो स्वप्ना के केस में उसे पुराना वाला, क्योंकि जिससे उसने उधार लिया होगा वो तो अपना उधार मांगेंगे, चाहे उसकी फसल खराब हुई हो चाहे सही रही हो। तो स्वप्ना के केसेस में, स्वप्ना जैसे केसेस में क्या होता है, नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, अगर आपकी किस्मत खराब है या आपकी सिचुएशन खराब है तो क्या हो जाता है कि कभी 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 नहीं, कई बार होता है कि आप पुराना वाला लोन चुकाने के लिए आपको नया लोन लेना पड़ता है, फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, और आप देखते ही देखते आप कर्जे के भंवर में फंस जाते हो। डेट का मतलब होता है कर्जा, ट्रैप का मतलब होता है फंसना। तो आप कर्जे में फंस के रह जाते हो अगर आपकी सिचुएशन में क्रेडिट ने नेगेटिव रोल प्ले किया है। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते कि लोन लेने से हमेशा भला ही होगा। लोन लेने से भला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब कि जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से, किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से जब आप लोन लेने जाते हो, मम्मी पापा से ले रहे हो तो वो ये सब नहीं मांगेंगे कि भैया अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ क्योंकि उन्हीं के बच्चे हो। लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो लोन लेने की कुछ शर्तें होती है बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, शर्तें। शर्तें, ठीक है, लोन लेने की शर्तें होती है, इसे बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जब भी आप कोई लोन का एग्रीमेंट साइन करते हो तो उसमें एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है। आप किस तरीके से लोन को रीपे करोगे, किस्तों में करोगे, किस्तों को बोलते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज ईएमआई? ईएमआई इज इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लोग जब बड़ा लोन लेते हैं तो वो उन्हें धीरे धीरे करके चुकाते हैं, हर महीने करके चुकाते हैं, राइट। तो आप ईएमआई में चुकाओगे या एक बार में चुका दोगे, और ईएमआई रखोगे तो कितनी रखोगे, ज्यादा ईएमआई रखोगे या कम ईएमआई रखोगे, है ना। कितने दिन में आप लोन पूरा करोगे। मान लो आपने 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए आपने जब लिए तो आपने बोला यार मैं 10-10 हजार करके हर महीने दूंगा, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, तो कुछ नहीं तो आपका समवेयर अराउंड 10-11 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 10-11 महीने में आपका ये लोन चुका दोगे आप, राइट। लेकिन आपने अगर बोला मैं 5-5 हजार करके चुकाऊंगा तो आपका टाइम पीरियड बढ़ गया। तो कहने का मतलब है जब भी आप लोन लेने जाते हो तो कितने टाइम पीरियड में पूरा करोगे, ईएमआई कितने की दोगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो सारी चीजें डिस्कस होती हैं और इन्हीं सारी चीजों को बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अभी यहां तक तो सही था। प्रॉब्लम आती है कोलेट्रल में। व्हाट इज कोलेट्रल बच्चा? जब आप किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से लोन लेने जाते हैं तो वो कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, उन्हें नहीं पता आप सच बोलते हो, उनके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपके स्कूल टीचर्स नहीं थे कि उन्हें पता हो आप बहुत शरीफ बच्चे हो, राइट। उनको नहीं पता, उनको चाहिए अश्योरेंस। भैया बैंक अगर सबको फ्री में मुफ्त में लोन देता रहेगा कि हाँ भैया ले लो, तुम शक्ल से बड़े शरीफ लग रहे हो, तुम ले जाओ मेरे पैसे, ऐसा तो नहीं चल सकता। तो बैंक जब लोन देते हैं तो बदले में आपकी ऐसी कोई संपत्ति जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसका मालिकाना हक आपका है, उससे अश्योरेंस के लिए अपने पास रख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितना बड़ा लोन है उस अकॉर्डिंग आपका कोलेटरल डिसाइड होता है। छोटा लोन होता है तो कम कोलेटरल में काम चल जाता है, बड़ा लोन होता है तो ज्यादा कोलेटरल में काम चलता है। मान लो आप मांग रहे हो 80 लाख रुपीस बैंक से लोन, तो यूजुअली घर वर लोग क्या करते हैं, मॉर्गेज रख देते हैं, जो जिस घर में रह रहे होते हैं उसकी इतनी वैल्यू होती है, क्योंकि गाड़ी घोड़ा तो 10-12 लाख का आता है ना। तो जितना बड़ा लोन होगा उतना बड़ा कोलेटरल होगा। लेकिन कोलेटरल है क्या बच्चा? क्या है? आपका एसेट है। एसेट का मतलब संपत्ति। ऐसी कोई संपत्ति जो लोन लेने वाले इंसान के पास ऑलरेडी है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे उसके बैंक में रखी हुई सेविंग्स क्यों नहीं है, उस पैसे को कोलेटरल बोला जाता है। क्योंकि वो बैंक के पास जब तक आपका लोन पूरा नहीं हो जाता, वो एसेट, वो संपत्ति बैंक के पास गारंटी की तरह रहती है कि भैया अगर आपने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपकी गारंटी को, आपकी संपत्ति को बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा। मान लो आपने घर के बदले लोन लिया है तो घर के कागज बैंक के पास रहेंगे जब तक आप अपना लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट चुका नहीं देते। एक बार चुका दोगे घर के कागज आपको वापस मिल जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज नोन एज कोलेटरल। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि गरीब लोगों के पास कोलेटरल जैसा कुछ होता ही नहीं है। किराए के मकान में रह रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, अकाउंट में पैसे है नहीं, तो मोटा मोटा आपके पास कोई कोलेटरल है नहीं। तो लोग जो है, गरीब लोग बैंक के पास नहीं जा पाते लोन लेने, उन्हें रिश्तेदार से लेने पड़ते हैं लोन। अदरवाइज बैंक, अगर आपके पास कोलेटरल है तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर पैसे लेने वाला इंसान ने अपना लोन नहीं चुकाया तो बैंक जो है उसके एसेट को बेच के अपना पेमेंट वसूल कर लेगा। अब कोलेटरल के कॉमन एग्जांपल है, कोई घर है आपके पास, कोई प्रॉपर्टी है, या आपके बैंक में सेविंग्स है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम किसी के पास अपने पैसे हैं तो कोई लोन क्यों लेगा? भैया मान लो मेरे पास पैसे हैं 5 लाख रुपए, मेरे को बिजनेस खोलना है। अब मैं बिजनेस खोलने के लिए अपने अकाउंट को जीरो तो नहीं कर सकती ना। मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम आ जाए, मेडिकल इशू आ जाए, तो वो 5 लाख रुपए मुझे उनकी हेल्थ के लिए भी चाहिए, अपनी फैमिली को रन करने के लिए भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, अपनी सेविंग्स की बदौलत लोन ले लूंगी, अपनी सेविंग्स को टच नहीं करूंगी। तो लोग करते हैं, लोग अपनी सेविंग्स में से, जरूरी नहीं है पैसा लगाए, लोन लेके लगाते हैं कई लोग,
एनीवे लाइव स्टॉक है आपके पास, लाइव स्टॉक मतलब आपके पास कैटल काउ ये सब है, इसके बदले भी लोन मिलता है। ऑटोमोबाइल है, कोई बढ़िया सी गाड़ी है, उसके बदले भी लोन मिल जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एक लड़की है मेघा नाम की, वो गई है होम लोन लेने। मेघा क्या है, किसी कंपनी में काम करती है, तो मेघा से जब कागजात मांगे जाएंगे कि अच्छा आपको लोन चाहिए, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो मेघा से यूजुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे कि कहीं मेघा झूठ तो नहीं बोल रही कि मैं इस फलाना कंपनी में काम करती हूँ। सबसे पहले उसे एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड मानना जाएगा कि दिखाओ भैया आप काम करते भी हो कि नहीं करते हो। फिर उसे सैलरी स्लिप मांगी जाएगी, क्या पता मेघा एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड तो दिखा दे, किसी जमाने में वो किसी कंपनी में काम करती हो, अभी उसे कंपनी से निकाल दिया, राइट। तो मेघा को सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी लास्ट कुछ महीनों की, ताकि पता चले कि हाँ मेघा अभी भी इसी कंपनी में काम करती है। देन मेघा से पूछा जाएगा कि भैया तेरे को जो लोन चाहिए उसके बदले में तू क्या देगी बैंक को एज एन एश्योरेंस, तो कोलेटरल भी होगा। मॉर्गेज एसेट इफ एनी, अगर कोई चीज गिरवी रखना चाहती है मेघा तो गिरवी रखा जाएगा। कोलेटरल या मॉर्गेज में से यूजुअली एक ही चीज होती है। पोस्ट बैंक स्टेटमेंट, पुरानी बैंक स्टेटमेंट भी देखी जाएंगी कि भैया ऐसा तो नहीं है कि ये ताजी ताजी नौकरी लगी है इसकी 3 महीने पहले, 3 महीने से पहले इसके अकाउंट में 0 रुपीज होते थे, तो भैया इस नौकरी से निकाल दी गई तो इसके पास ऐसी कोई सेविंग्स नहीं है जिससे हमारा पैसा चुकाएगी, राइट। तो बैंक को एज एन एश्योरेंस ये सारे रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। अगर कोई किसी कंपनी में काम नहीं करता है तो उनके बिजनेस का मांगा जाता है सामान, तो इस तरीके से चलता है। चलो ना, लोन ले कहां से सकते हैं हम? लोन ना दो तरीके के सेक्टर से सकते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल मतलब कि जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं। एक है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं आपके रिश्तेदार, कॉलीग, बॉस, कंपनी में आपके जो दोस्त हैं, आपके स्कूल के अगर फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, राइट। कोई भी ऐसा इंसान या ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता वो इनफॉर्मल में आएगा। फॉर्मल बहुत सिंपल है। फॉर्मल सेक्टर में आते हैं बैंक्स और कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। बैंक और कोऑपरेटिव, अब बैंक में दोनों तरीके के आते हैं। पब्लिक बैंक्स भी आते हैं बच्चा, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक आरबीआई, या प्राइवेट बैंक्स भी आते हैं जैसे कि आईसीआईसीआई या एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, राइट। पब्लिक प्राइवेट दोनों बैंक्स में आते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपका इनफॉर्मल में आता है, याद रखना। चलो, लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव क्या होता है बच्चा? कोऑपरेटिव एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बैंक की तरह काम करती है, लेकिन इसके पास इतने ज्यादा फंड्स नहीं होते। बैंक मान लो एक बड़ा मैरिज हॉल है और एक छोटा मैरिज हॉल है दोनों मैरिज हॉल, शादियां दोनों में हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोऑपरेटिव्स छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कोऑपरेटिव से छोटे छोटे लोन आपको मिल सकते हैं। कोऑपरेटिव में कई लोग नहीं जुड़े होते, ज्यादा लोग नहीं जुड़े होते। बैंक्स में तो बहुत सारे लोगों का होता है अपना अकाउंट, कोऑपरेटिव्स में कम लोगों का अकाउंट होता है। तो कोऑपरेटिव्स यूजुअली क्या होते हैं, थोड़े से छोटे कम मेंबर्स के बने हुए होते हैं। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। और कोऑपरेटिव्स जो है ना अलग अलग कम्युनिटी के बने हुए होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मान लो कोऑपरेटिव है किशक कोऑपरेटिव, किशक कोऑपरेटिव है जो सोनपुर नाम के गांव में है। तो किशक कोऑपरेटिव में किशक का मतलब होता है कृषक, सॉरी, कृषक का मतलब होता है किसान। तो सोनपुर गांव के जितने किसान होंगे वो इसमें अपना खाता खुलवाएंगे, वो होंगे इसके मेंबर। ऐसी वीवर कम्युनिटी की कोऑपरेटिव हो सकती है, ऐसे ही कुम्हार कम्युनिटी की जो लोग पॉट्स बनाते हैं उनकी हो सकती है, ऐसे ही जो लोग पेंटिंग करते हैं उनकी कोऑपरेटिव हो सकती है। तो कोऑपरेटिव बिल्कुल बैंक की तरह फंक्शन करती है, लेकिन वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खोली जाती है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लोन देने के लिए, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। There are several types of cooperative possible such as farmer cooperative, farmers के लिए हो सकती है, weavers के लिए हो सकती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसकी कोऑपरेटिव होगी, जो उसके मेंबर्स होंगे, बस उन्हीं से डिपोजिशन लिया जाएगा, उन्हीं के पैसे उसमें सेव होंगे और उन्हीं को लोन दिया जाएगा। तो बैंक तो सबके लिए ओपन होता है, आओ भाई जिसको आना आ जाओ। अब कृषक कोऑपरेटिव सबके लिए ओपन नहीं होगी, वो सिर्फ कृषक लोगों के लिए होगी, किसान लोगों के लिए होगी, बस इतना डिफरेंस है। छोटे स्केल पे काम करती है, कम मेंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी को केटर करती है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ कृषक कम्युनिटी का थोड़ा और दिया हुआ है। मान लो कृषक कोऑपरेटिव किसानों के लिए बनी हुई कम्युनिटी है, तो वो किसानों को लोन देगी और किसानी काम के लिए लोन देगी। वो उनके अपने घर के लिए पर्सनल लोन दे सकती है, बट यूजुअली वो किसानी काम के लिए देगी क्योंकि वो किसान के हित के लिए बनी है। तो कोऑपरेटिव ऐसे चलते हैं, पर्टिकुलर एजेंडा लेके चलते हैं। चलो आप फॉर्मल सेक्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनफॉर्मल सेक्टर करते हैं। फॉर्मल सेक्टर होता है बच्चा, फॉर्मल सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलो। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन? ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। साथ में नो डिस्क्रिमिनेशन,
तो लोन लेने का ऐसा सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, उन्हें आप फॉर्मल सेक्टर बोलते हो। फॉर्मल सेक्टर में आप लोन लेने गए हो तो आपके जाति के नाम पे, आपके रिलीजन के नाम पे, आपके सेक्स या जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अगर आपके लोन्स की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा, इनफॉर्मल सेक्टर के मुकाबले यहाँ पे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है। और चौथा, यहाँ पे कोलेटरल एसेंशियल होता है, अगर आपके पास कोलेटरल नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये सारा का सारा इंडिया का पूरा जो फॉर्मल सेक्टर है वो सुपरवाइज होता है आरबीआई के थ्रू। अगर कोई बैंक अच्छे से फंक्शन नहीं करा, अगर किसी बैंक के फंक्शन में कोई भी गड़बड़ी लगेगी, आरबीआई आके तुरंत इंटरवीन करेगा। ठीक है, तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई कि वो किसी भी बैंक में कभी भी इंटरवीन कर सकता है। राइट, एक बैंक में पर्टिकुलर कैश बैलेंस हो, जो अभी हमने पढ़ा ना कि 15% जो है कैश, लिक्विड कैश की तरह रखा जाता है, 85% जो है लोन के लिए रखा जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बैंक थोड़े ग्रीडी हो जाएं, क्योंकि उनका असली पैसा तो 85% पैसे से जो लोन दे रहे हैं वो उससे आ रहा है, उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आ रहा है। तो अगर बैंक ग्रीडी होके इस 15% को कम कर दे तो आरबीआई डांट लगा देती है। तो आरबीआई मेंटेन करती है कि बैंक अपना कैश का बैलेंस अच्छे से बना के रखे। द आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर बट आल्सो टू स्मॉल कल्टीवेटर। कभी कभी क्या होता है कि बैंक में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो बैंक के मैनेजर्स को पटाने के लिए, क्योंकि देखो लोन तो सैंक्शन लोगों ने ही करना है। बैंक में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है। एक्सेप्ट करने वाले भी बैंक मैनेजर, रिजेक्ट करने वाले भी बैंक मैनेजर। राइट, तो कभी कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, बैंक मैनेजर्स को पटाने के लिए, इनको खुश रखने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट दे देते हैं, घूस, ब्राइब, गिफ्ट, अपनी पार्टीज में बुलाना, गाड़ी गिफ्ट कर देना, ये वो। तो आरबीआई देखती है कि भैया बैंक सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को तो लोन नहीं दे रहा, गरीबों को भी लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करप्शन तो नहीं है कहीं बैंकिंग सिस्टम में, वो भी आरबीआई ही देखती है। Periodically banks have to submit information to RBI. Periodically, कभी 2 हफ्तों में, कभी 1 हफ्ते में, कभी 3 महीने में, जैसा आरबीआई रूल सेट करेगी उस अकॉर्डिंग बैंक्स को अपनी पूरी प्रॉपर फाइल आरबीआई को सबमिट करनी होती है, हर बैंक को, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है। ठीक है, छोटा है बड़ा है डजंट मैटर, सारे कोऑपरेटिव्स को भी आरबीआई को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो सारे बैंकों को देनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन कि भैया लोन दिया तो किसको दिया, क्यों दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। आरबीआई में बहुत सारे लोग हैं जो हर एक बैंक पे निगरानी रखते हैं। ना व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर में क्या चल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपके पापा को लोन दे दे लेकिन आपके चाचा जी को लोन ना दे। राइट, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, यूजुअली लोग जो है फायदा उठाते हैं कि देखो अगर आप पैसा मांगने जा रहे हो किसी रिश्तेदार के पास तो वो फायदा उठाएगा ही उठाएगा, रिश्तेदार और दोस्त यार सब लोग फायदा उठाते हैं। जहां बैंक आपको 5% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देगा ना, वहीं आपके जो सो कॉल्ड अपने होते हैं ना, वो आपको 15% 35% पे, मैंने लोन अपने ही पेरेंट्स को मैंने 35% 40% पे लोन लेते हुए देखा है जब हम छोटे होते थे अपने फ्रेंड्स से। तो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरबीआई तो छोड़ो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती है इनफॉर्मल सेक्टर को। अगेन क्यों? क्योंकि आप कब गए, किससे कितने पैसे उधार मांगने, किसको मालूम है ना? नोबडी नोस। They cannot lend at whatever interest, they can lend at whatever rate of interest they choose. अब आप किसी रिश्तेदार के पास पैसे मांगने गए, उसका मन किया आपसे 40% मांग लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका मन किया आपसे 4% मांग लिया। इट इज कंप्लीटली ऑन द विल ऑफ द पर्सन हु इज गिविंग यू मनी। जो आपको पैसे दे रहे हैं बस उनके ऊपर है, वो जितना चाहे आपसे चार्ज कर सकते हैं ना, आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स। वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, मान लो आप उनके पैसे नहीं चुका पाए, आपके घर पे आके गाली देके चले गए, मारपीट करके चले गए, आपके घर का सामान लेके चले गए, कुछ भी करते होते हैं, आप पुलिस कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, लेकिन वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए लोगों को हरास भी कर सकते हैं, लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। बैंक्स ऑन द अदर हैंड ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है बच्चा, क्लियरली समझ आ रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर में हमें क्या समझ आ रहा है? दैट formal sector is a safer place to take credit from. लोन अगर लेना है तो फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए, बिकॉज क्या क्या रीजन है अभी बताया, बस सम अप कर रही हूं। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर लिख देते हैं, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन इनफॉर्मल सेक्टर, no discrimination,
अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा आपके साथ, राइट? कोई हरासमेंट नहीं होगी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। आरबीआई सुपरवाइज्ड, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो होते हैं, ठीक है? तो ये सारे कारण है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हमें देश की सिचुएशन देख के जितना समझ आता है वो ये है कि फॉर्मल सेक्टर को अपनी लेंडिंग इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर देश में ज्यादा बैंक्स होंगे तो ज्यादा लोगों को लोन मिल पाएगा, और हमें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना देना चाहिए, ताकि गरीब लोग भी बैंक्स के पास आके लोन ले। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि बिना कोलेटरल के गरीबों को लोन मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एक इंसान अगर फॉर्मल सेक्टर होते हुए अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लेने जा रहा है तो उसे पता है कि उसे फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिल सकता, तभी तो वो इनफॉर्मल सेक्टर जा रहा है। चाहे वो मनी लेंडर के पास जा रहा है, रिलेटिव्स के पास जा रहा है, पेरेंट्स के पास जा रहा है, किसी के भी पास जा रहा है, राइट? तो जब वो वहां से लोन लेने जा रहा है, मतलब उसके पास ऑलरेडी उसकी सिचुएशन बड़ी खराब है, उसके पास सेविंग्स नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, और नहीं तो इनफॉर्मल सेक्टर में इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है कि मान लो 100 रुपए पे 40% आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो आपको 140 रुपए देने हैं। पहले तो आपके पास 100 रुपए ही नहीं थे, तो आपको वो 100 रुपए भी देने, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट का सम, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का सम पैसे से ज्यादा हो जाता है। आप इतनी बार, आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप इतनी बार पैसा नहीं दे पाते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, लगता रहता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ही प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो सकती है अगर फॉर्मल सेक्टर, चाहे वो बैंक हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, वो अपनी थोड़ी सी लेंडिंग एक्टिविटी को बढ़ा दे। इससे होगा क्या कि बहुत सारे लोगों को लोन मिल पाएगा, है ना? दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मेनी पीपल वुड देन बोरो चीपली। अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाए तो गरीब लोग भी लोन ले पाएंगे, फिर गरीब लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे, हो सकता है कि हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं, और धीरे धीरे फैमिली का जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो ठीक हो सकता है, राइट? पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, अगर किसानों को लोन मिल जाए आसानी से बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से, तो वो अपनी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप अच्छे से ग्रो करके वो छोटे से बड़े फार्मर बन सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो अगर वो छोटा तरीके से, मान लो छोटा सा ठेला लगाता है, उसको अगर बैंक लोन देते तो वो ठेले की जगह एक दुकान किराए पे लेके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, राइट? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो बिग स्केल इंडस्ट्रीज बन सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बन सकती हैं। तो लोन से पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, नई नई इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, नई नई ट्रेडिंग हो सकती है, और ओवरऑल हर छोटे विलेज का और हर छोटे सिटी का डेवलपमेंट हो सकता है, which will in turn make the country developed. Obviously we are being very optimistic here, हम यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिमाग में रख नहीं रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर से जो डेट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट होती है वो नहीं होगी अगर हम फॉर्मल सेक्टर में लेंडिंग अपनी बढ़ा दें और कोलेटरल थोड़ा सा कम कर दें, राइट? सो गेट माई पॉइंट। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए दो बार ग्राफ्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, तो जल्दी से उन्हें देख लेते हैं। पहला पाई चार्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि रूरल हाउस होल्ड क्रेडिट कहाँ से लेते हैं, गांव में लोग क्रेडिट कहाँ से लेते हैं। तो आप देख रहे हो 33% जनता गांव में कहाँ से लेती है पैसे? मनी लेंडर से। मनी लेंडर किस में आते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर। देन कमर्शियल बैंक से लोग ले रहे हैं लोन, लेकिन सिर्फ 25% लोन ले रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ 25% ले रहे हैं। तो 50% लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, लेकिन बाकी 50% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से भी लोन ले रहे हैं। 50% गांव वाले डेट ट्रैप में फंसने की सिचुएशन में आ सकते हैं, सोचो। तो मतलब कि फॉर्मल सेक्टर को लेंडिंग बढ़ानी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग सिर्फ 15% गरीब लोग ही हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, 85% गरीब लोग इनफॉर्मल से लेते हैं। थोड़ा सा आओ आगे आओ,
गरीब लोग जिनके पास 2-4 चीजें हैं, तो मान लो पक्का मकान है, घर में एक साइकिल है या एक छोटी सी स्कूटी है, साइकिल नॉट इवन स्कूटी, वो लोग देख रहे हो आप कि 53% वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, 47% ही फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। मतलब कि दोनों ही लो इनकम फैमिलीज में ज्यादा डिपेंडेंस किस पे है, इनफॉर्मल सेक्टर पे। फिर आप देखते हो वेल ऑफ हाउस होल्ड, मतलब जो अमीर घर के लोग हैं वो ज्यादातर किससे लोन ले रहे हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। और जो बहुत ही ज्यादा अमीर लोग हैं वो तो सिर्फ फॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, वो तो सिर्फ 10% है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, 90% तो फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमें क्या दिखा रहा है, ये ट्रेंड हमें ये दिखा रहा है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज भी आपकी सिचुएशन में, शहरों में जो लोग अच्छे पैसे कमाते हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास भर भर के कोलेट्रल होता है बच्चा, इनको कोई भी बैंक लोन देने से मना नहीं करेगा। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो बेचारे इनफॉर्मल सेक्टर से लेने पे मजबूर रहते हैं क्योंकि इनके पास कोलेट्रल नहीं होता। तो ये दोनों ही डेटा पॉइंट्स ये दर्शाते हैं कि बैंक्स को गरीब लोगों को, स्पेशली चाहे वो रूरल इंडिया के हों या अर्बन इंडिया के हों, लेंडिंग बढ़ानी चाहिए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिना कोलेट्रल के ट्राई करना चाहिए लोगों को लोन देने का। तभी हमारा देश कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। चलो नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस में आते हैं बच्चा, इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ का मतलब खुद का, हेल्प का मतलब मदद और ग्रुप का मतलब जुट। तो खुद की मदद करने के लिए जो ग्रुप्स बनते हैं हमारे रूरल इंडिया में, शहरों में भी बनते हैं पर मोस्टली 99% ये गाँव में बनते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक बार एक बहुत बड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम, एक्चुअली 2 बार किया है, बहुत मजा आता है इनके साथ काम करने में। तो होता क्या है कि लोग अपनी गुटबाजी कर लेते हैं, 15 से 20 मेंबर्स मिनिमम इसमें होते हैं। लेकिन मैंने जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम किया था उसमें 1100 मेंबर्स थे, 1100 मेंबर्स थे, हिमाचल में किया था। बट एनीवे 15 से 20 मिनिमम मेंबर्स होते हैं। यूजुअली औरतों का अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, यूजुअली औरतों का ही सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। जो मैंने भी काम किया था वो भी सिर्फ विमेन का था, फैमिलीज उनकी इंक्लूडेड थी बट मोस्टली विमेन का ही सेल्फ हेल्प ग्रुप था। तो यूजुअली विमेन के बनाए हुए ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जिसमें लोग खुद से आके एक ग्रुप का पार्ट बनते हैं और अपनी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बैंक्स लोन नहीं देते, ये वो लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी सेविंग्स नहीं होती है, ये वो लोग होते हैं जिन्हें शायद गांव के मनी लेंडर्स भी लोन नहीं लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि ये लोग चुका नहीं पाएंगे। तो ये एकजुट आके अपनी मदद करने की कोशिश करते हैं बाय पूलिंग सम बिट ऑफ मनी, थोड़ी सेविंग इन्वेस्ट करके। तो व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, डेफिनेशन यहाँ पे मिल गई, दे आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ पीपल जो साथ में आके अपनी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने की ट्राई करते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स इतने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, आपका मन है, आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जितने मर्जी मेंबर्स डालो, राइट। अब इसमें जरूरी भी नहीं कि सब एक जैसी सेविंग करेंगे। किसी के पास 25 रुपए किसी महीने बचे हैं तो वो 25 रुपए डाल देगा, किसी के पास 1000 बचे हैं 1000 डाल देगा, किसी के पास 10,000 रुपए की सेविंग्स हो गई तो वो 10,000 रुपए डाल देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपके जितनी भी सेविंग्स हो रही है महीने महीने आप डिपॉजिट करते रहते हो, ठीक है। अब मान लो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें मेंबर्स हैं 10, कितने मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। $15 का होता है वैसे तो मिनिमम, पर मैंने अपनी सलामती के लिए, अपनी ईज के लिए, कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 10 लिखा है। मान लो किसी ने 100 रुपए डाले, किसी ने 100 डाले, किसी ने 500 डाले, किसी ने क्या डाले 50 डाले, किसी ने और 50 डाल दिए, फिर किसी ने 200, किसी ने 100, किसी ने फिर से 50, किसी ने 100, किसी ने 150, राइट। तो इस टाइप से लोगों ने पैसे डाले, लेकिन ये सारा पैसा इकट्ठा कहाँ होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे होगा, राइट। अब जिसको भी लोन चाहिए, मान लो एक महीने पर्सन नंबर 3 को लोन चाहिए, पर्सन नंबर 3 को कितना लोन चाहिए, पर्सन नंबर 3 को लोन चाहिए 200 रुपीज का। पर्सन नंबर 3 के पास तो 500 रुपए ऑलरेडी थे। मान लो पर्सन नंबर 3 को चाहिए 2000 रुपए का लोन, 2000 रुपए का लोन। तो वो क्या करेगी, इसके पास ये जो भी पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इसको प्लस कर लो, 200, 700, 700, 200, 900, 1000, 1100, 1100 और 200, 1300। अच्छा 1300 ही हो रहा है क्या, यहाँ पे 1000 लिखते थे मैथ नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ कि मान लो 1300 है एक बैंक है सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास सेविंग्स में, किसी को 1000 रुपए का लोन चाहिए, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलेगा यार तू मुझे 1000 रुपए का लोन दे दे,
मैं तो तेरा मेंबर ही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके 100 करके 200 करके हर महीने तेरे को पैसे चुका दूँ, ठीक है। तो ये लोग आपस में पैसे पूल इन करके इतने पैसे बना लेते हैं, इतनी सेविंग्स बना लेते हैं। इंडिविजुअली सबकी सेविंग्स बहुत कम है, 100 रुपए, लेकिन जब वो सब पैसे मिला लेते हैं तो उनकी सेविंग्स इतनी हो जाती है कि वो आपस में छोटे छोटे लोन ले लेते हैं। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स और डिमांड्स इफ द ग्रुप हैज रेगुलर सेविंग्स। और एक बार, और ये ना पूरी रजिस्टर मेंटेन करते हैं। हो सकता है ये गांव की औरतों को कंप्यूटर चलाना ना आता हो, रजिस्टर मेंटेन करना बढ़िया आता है, वो लिखते रहते हैं पैसे किसने कितने दिए, किस महीने कितना आया कितना गया, राइट। तो जब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 साल 2 साल तक बहुत अच्छे से अपना रजिस्टर मेंटेन कर लेता है, रेगुलर सेविंग्स दिखा देता है, रेगुलर लोन्स दिखा देता है इंटरनली जिसमें लोगों ने टाइम पे पैसा चुकाया है, तो फिर वो जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक के पास जाने के लिए। मान लो इनके पास 2300 रुपए थे, अब इन्हें चाहिए था लोन, इनके किसी मेंबर को लोन चाहिए था 2000 रुपए का, ये मान लो इसी थर्ड मेंबर को 2000 रुपए का लोन चाहिए था, इनके खुद के पास 1300 रुपए है, तो ये बोलेंगे यार कि हमारे पास तो नहीं है इतने, लेकिन हम बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं, एक काम करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे हम पास वाले बैंक से उधार ले लेते हैं, 1300 रुपए के नाम पे 2000 रुपए उधार ले लेते हैं, और वो 2000 रुपए जो है हम अपने मेंबर को दे देंगे। अगर ये मेंबर खुद से जाता बैंक तो बैंक नहीं देता, क्योंकि इस मेंबर के पास खुद के पास सिर्फ 500 रुपए थे, लेकिन क्योंकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे जाएगा बैंक के पास, तो बैंक उन्हें लोन दे देंगे। तो लोन इज सेंक्शन, तो अभी मेंबर नंबर 3 के लिए लोन सेंक्शन नहीं होगा, लोन सेंक्शन होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे, और जो मेंबर हैं वो धीरे धीरे करके पैसे चुकाएंगे। थर्ड ही चुकाएगा, सारे मेंबर्स नहीं चुकाएंगे, थर्ड ही चुकाएगा। Most of the important decisions regarding the savings and loan activities are taken by the group member। मान लो एक ऐसा महीना है जिसमें 2 लोगों को लोन चाहिए, 2 लोगों को लोन देने के जितने पैसे नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स ही बैठ के सलाह मशवरा करेंगे, डिसीजन लेंगे कि भैया लोन किसे देना चाहिए। तो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो मेंबर्स द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्टली औरतों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए विमेन का एम्पावरमेंट भी होता है। ये वो औरतें हैं जो अपने घर से निकलती नहीं है, उनके पास घर का इतना काम होता है, तो जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मीटिंग्स में जाती हैं तो अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी शेयर करती हैं, और बाकी हंसी ठट्टल्ला भी होता है, तो लोगों का मन भी लगा रहता है, विमेन एम्पावरमेंट भी होता है, और फिनेंशियल एम्पावरमेंट भी होता है ना। मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन लिया बैंक से, अब वो चुका नहीं पा रहे, नॉन रिपेमेंट कर रहे हैं। मान लो उन्होंने इंटरनली लिया, अपने अपने में लोन लिया, वो भी नहीं चुका पा रहा है कोई मेंबर, या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बैंक से लोन लिया किसी मेंबर के नाम पे, वो नहीं चुका पा रहे, नॉन रिपेमेंट है, मतलब किसी भी सिचुएशन में नॉन रिपेमेंट हो रही है। तो क्या होगा, जब किसी एक मेंबर द्वारा नॉन रिपेमेंट होगी तो बाकी सारे मेंबर्स आगे आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग दोस्त हैं, ये लोग आपस में क्या है, दोस्त हैं। Because of this feature, banks are willing to lend to the poor women when organized in self help group। यानी कि अगर यहाँ पे नंबर 3 जाता, तो मान लो उसके पैसे देख के वो बोलते कि यार इसके पास तो खुद के पास ही 500 रुपए है, ये 2000 का लोन मांग रही है, हमें कहाँ ही चुका पाएगी, राइट। लेकिन उनको पता है कि यार यहाँ पे 10 औरतों के नाम पे मैं लोन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे रहा हूँ, यार हमारा बैंक इससे दे रहा है लोन, तो इसने नहीं चुकाया तो बाकी सारे थोड़ा थोड़ा करके चुका जरूर देंगे, हमारा पैसा कहीं नहीं जा रहा, राइट। तो एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, जब वो 1 साल 2 साल तक अच्छे से काम कर लेता है, पूरा खाता मेंटेन कर लेता है, तब उसे लोन मिल जाते हैं। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रूरल पुअर। कोलेटरल की प्रॉब्लम के बिना लोन मिल जाता है आपको, टाइमली रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है 2% 3%, इतना थोड़ा सा। विमेन एम्पावरमेंट होती है, फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होती हैं औरतें, और औरतों को एक डिस्कस करने का, आपस में बातें करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो यूजुअली हमारे इंडिया के गाँव में मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है। चलो लास्ट टॉपिक है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, माइक्रो एंड मैक्रो फाइनेंस। मैक्रो फाइनेंस होता है बड़े बड़े लोन्स, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन, माइक्रो फाइनेंस होता है छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन। तो मैक्रो फाइनेंस में एक साथ बहुत सारा पैसा लोन पे दिया जाता है, माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा थोड़ा पैसा लोन पे दिया जाता है। तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, डेवलपिंग नेशंस में गरीब लोग ज्यादा होते हैं। गरीब लोगों को मैक्रो फाइनेंस की जरूरत कम पड़ती है, 2 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए इसकी जरूरत कम पड़ती है, उन्हें ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है बच्चा, राइट। तो बांग्लादेश में गरीब लोगों की प्रॉब्लम देखते हुए मोहम्मद यूनुस नाम के एक बहुत अमेजिंग इंसान हुए, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, नोबेल पीस प्राइज भी मिला इसके लिए। बट एनीवे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया जो बहुत सक्सेसफुल हुआ वहां पे। ग्रामीण बैंक में वो माइक्रो फाइनेंस करते थे। यूजुअली सोसाइटी में ऐसी भावना थी, अभी भी है,
कि माना जाता है कि गरीबों को लोन दोगे ना तो पता नहीं वो चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे, ट्रस्ट इशू आ जाता है। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, घर में कुछ भी टूटता है, कुछ भी चोरी होता है, सबसे पहले मोस्ट घरों में, मैं आपके घर की बात नहीं कर रही, अपने घर की बात नहीं कर रही, पर आपने देखा होगा अपने आसपास कि सबसे पहले दिमाग कहाँ जाता है कि कहीं भाई घर में काम करने वाले लोगों ने तो नहीं लिया, जो लोग काम करने आते हैं, है ना, सबसे पहले दिमाग वहीं जाता है। तो ये सोसाइटी की एक तरीके से आयरनी है कि गरीबों पे सबसे पहले उंगली उठाई जाती है कि भैया इनको लोन देंगे तो पता नहीं पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। बांग्लादेश में भी ऐसे ही था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने ये प्रूफ किया, उन्होंने ग्रामीण बैंक खोल के ये प्रूफ किया कि जब आप गरीब लोगों को लोन देते हो तो वो भी उतनी ही श्रद्धा और उतनी ही कंपैशन से अपना लोन चुकाते हैं जितना बाकी लोग चुकाते हैं। ठीक है, सो स्टार्टेड इन 1970s एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे से प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट किया था, बाद में जाके ग्रामीण बैंक 2000 मतलब बाद में जाके 1970s 1980s तक ये फॉर्मलाइज हो गया था, ग्रामीण बैंक बन गया था। और 2018 तक का डेटा देखें तो 1970 से 2018 के बीच में 90 लाख, 9 मिलियन का मतलब 90 लाख लोगों को लोन मिल चुका है। 81,600 विलेजेस तक ग्रामीण बैंक काम करता है, और मोस्टली जो इससे लोन लेने वाले लोग होते हैं वो औरतें होती हैं, और वो बहुत ही गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करती हैं। और इन बोरोवर्स ने, इन लोगों ने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर गरीब औरतों को रिलायबल बोरोवर्स, मतलब गरीब औरतें भी रिलायबल हो सकती हैं लोन के लिए, और वो उस लोन से अपना और अपनी फैमिली की तकदीर तक बदल सकती है। तो ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट के लिए इन्हें मिला था प्राइज, और नोबेल प्राइज, और ये मॉडल बाकी देशों ने काफी ज्यादा एम्प्लॉय भी किया बाद में। नाम याद कर लेना, प्री बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। – 2006 में मिला था ना पीस प्राइज। ठीक है, सो दिस इज इट। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। लुक एट द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बैंक्स लिंक कर रहे हैं डिपॉजिटर को बोरोवर से, बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इकोनॉमी में, बैंक्स जो है मीडिएटर का काम कर रहे हैं, बैंक्स जो है सरप्लस कैश को सेव कर रहे हैं। वैसे तो बैंक के सारा फंक्शन निभाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पीपल रिपे लोन्स विद इंटरेस्ट, पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। तो इस यहाँ पे बोरोवर और डिपॉजिटर दोनों दिखाए हुए हैं। सो द राइट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूअर वे ऑफ प्रोवाइडिंग लोन? सबसे नया तरीका क्या है गरीब लोगों को, पर्टिकुलरली औरतों को लोन देने का? सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे नया तरीका है, बाकी सारे पहले भी होते थे। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ। असर्शन एंड रीजनिंग करना चाहिए, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज इट। कमेंट्स में मुझे इसका आंसर चाहिए असर्शन एंड रीजनिंग का, एंड ये फ्री पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। मेरा नाम था शुभम पाठक, चैनल का नाम भी है शुभम पाठक। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों को जाके जरूर बताइएगा कि शुभम मैम फ्री में अपने चैनल पे हमें अच्छे अच्छे लेक्चर्स देती हैं। बायोलॉजी के भी लेक्चर्स में बाय द वे लाइफ प्रोसेसेस का जा चुका है, देख लीजिएगा। बाय बाय।